भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है, क्या वो वाकई अपना काम कर पा रही है? क्या उसके पास सच में इतनी ताकत है? या फिर जैसा कि कई लोग कहते हैं, वो बस एक नाम का शेर है जिसके दांत ही नहीं हैं? आज इसी सवाल के तह तक चलेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मानवाधिकार आखिर हैं क्या। फिर हम देखेंगे भारत के अपने मानवाधिकार संरक्षक यानी एनएचआरसी को, जानेंगे कि उसने क्या कुछ बड़े काम किए हैं, और फिर उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे कि आखिर इसे एक बेदांत वाला शेर क्यों कहा जाता है। और हाँ, आखिर में इस पर भी बात होगी कि इसे और ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए सीधे एनएचआरसी पे कूदने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार होते क्या हैं, इनकी बुनियाद क्या है। अच्छा, तो ये जो मानवाधिकार है ना, इन्हें अधिकारों में सबसे ऊपर का दर्जा मिला हुआ है। मतलब ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखे नियम नहीं है, इनमें वो प्राकृतिक और नैतिक अधिकार भी शामिल हैं जो हर इंसान को जन्म से ही मिलते हैं। और इन सब का एक ही मकसद है कि हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, सम्मान और आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी जी सके। तो सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक से एक अलग मानवाधिकार आयोग बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसका जवाब हमें 80 और 90 के दशक में ले जाता है। वो एक ऐसा दौर था जब कस्टोडियल वायलेंस, मतलब हिरासत में हिंसा, और एनकाउंटर में होने वाली मौतें बहुत बढ़ गई थीं। माहौल ऐसा बन गया था कि एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस होने लगी जो इन सब पर एक नजर रख सके, सरकार से सवाल कर सके। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सामने आया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम एनएचआरसी के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब जरा इस संस्था को करीब से जानते हैं। तो आखिर इस आयोग में होता कौन कौन है? देखिए, इसका स्ट्रक्चर काफी मजबूत बनाया गया है। इसका जो नेतृत्व है वो सीधा देश की न्यायपालिका के टॉप लेवल से आता है। मतलब जो चेयरमैन होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज होंगे, और उनके साथ कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के और जज, साथ ही ह्यूमन राइट्स के कुछ एक्सपर्ट्स भी। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अनुभवी और न्यायिक समझ वाली टीम होती है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? इसका प्रोसेस समझना बड़ा सिंपल है। पहला स्टेप, या तो किसी की शिकायत पर काम शुरू होता है, या फिर आयोग खुद भी किसी मामले को उठा सकता है, जिसे सुओ मोटो कहते हैं। दूसरा स्टेप, फिर शुरू होती है जांच। एनएचआरसी या तो अपनी टीम से जांच करवाता है या फिर सरकार से रिपोर्ट मांगता है। और तीसरा स्टेप, जांच पूरी होने पर यह अपनी सिफारिशें देता है, जैसे कि पीड़ित को मुआवजा दिया जाए या फिर दोषी अधिकारियों के खिलाफ केस चलाया जाए। बातें तो ठीक हैं, लेकिन असल में जमीन पर एनएचआरसी ने क्या काम किया है? चलिए इसके कुछ बड़े और यादगार हस्तक्षेपों पर एक नजर डालते हैं। इसके कुछ सबसे बड़े केसेस को देखें तो जैसे पंजाब में सामूहिक दाह संस्कार का मामला था, जहां इसने 1000 से ज्यादा परिवारों को मुआवजा दिलवाया। फिर 2002 के गुजरात दंगों में जब इसने खुद ही मामले का संज्ञान लिया और पीड़ितों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और हाल के सालों में भी, चाहे वो कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों का दर्दनाक संकट हो या फिर हाथरस का दहला देने वाला मामला, एनएचआरसी ने आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाई है। तो ये उदाहरण साफ बताते हैं कि ये सिर्फ एक कागजी संस्था नहीं है, इसने वाकई में काम किया है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इन सभी अच्छे कामों के बावजूद एक सवाल बार बार उठता है, और यहीं से हम उस प्रॉब्लम पर आते हैं जिसे टूथलेस टाइगर यानी बेदांत वाला शेर की समस्या कहते हैं। वो कौन सी सीमाएं हैं जो इसकी ताकत को कमजोर कर देती हैं? तो आखिर वो क्या चीज है जो इस वॉच डॉग को रोकती है? इसकी कुछ बड़ी कमजोरियों को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत, इसकी सिफारिशें बस सिफारिशें हैं, बाइंडिंग नहीं हैं। मतलब सरकार चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। दूसरी बड़ी सीमा, ये सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ सीधे जांच नहीं कर सकता। तीसरी बात, अगर किसी घटना को हुए 1 साल से ज्यादा हो गया तो एनएचआरसी उस मामले में कुछ नहीं कर सकता। और आखिर में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, स्टाफ और पैसों की कमी, जिसकी वजह से हजारों केस सालों साल पेंडिंग पड़े रहते हैं। और ये टूथलेस टाइगर वाली बात सिर्फ बाहर के लोग नहीं कहते। जरा सोचिए, एनएचआरसी के ही एक पूर्व चेयरमैन जस्टिस एचएल दत्तू ने खुद इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि जब आपके पास अपनी सिफारिशों को लागू करवाने की ताकत ही ना हो तो आप दहाड़ तो सकते हैं पर काट नहीं सकते। जब ये बात घर के अंदर से ही आ रही हो तो समस्या की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ठीक है, समस्याएं तो हमने देख ली, पर क्या कोई समाधान है? क्या इस प्रहरी को मजबूत बनाया जा सकता है? चलिए अब आगे के रास्ते पर बात करते हैं।
तो इस टूथलेस टाइगर को असली दांत कैसे दिए जा सकते हैं? एक्सपर्ट्स कुछ ठोस सुधारों की बात करते हैं। नंबर 1, इसकी सिफारिशों को कम से कम गंभीर मामलों में बाइंडिंग बनाया जाए, यानी सरकार के लिए मानना जरूरी हो। नंबर 2, इसका दायरा बढ़ाया जाए ताकि ये आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ भी जांच कर सके। नंबर 3, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी और डाइवर्स बनाया जाए, सिर्फ रिटायर्ड जज ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हों। और आखिर में सबसे ज़रूरी, इसे पर्याप्त फंड्स और स्टाफ दिया जाए ताकि ये अपना काम ढंग से कर सके। और ये सब बातें हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आती हैं, एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर भारत में मानवाधिकारों के भविष्य से जुड़ा है कि क्या हमारे इस मानवाधिकार संरक्षक को कभी वो दांत मिलेंगे जिसकी उसे जरूरत है।